शुभम, जो कि पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा होशियार नहीं था और 12वीं कक्षा में फेल हो जाता है, जिसके कारण उसके माता पिता उसे कहते हैं कि देख बेटा, तू पढ़ने लिखने में तो ज़्यादा होशियार नहीं है और 12वीं कक्षा में भी तू फेल हो गया। अब तू पढ़ाई करने की बजाय तू कोई काम धंधा ढूंढ ले। जिसके बाद शुभम अपने माता पिता को कहता है कि देखो, गांव में तो क्या काम करूं, क्यों ना जो शहर में जो मेरे चचा रहते हैं उनके पास चला जाता हूं। जिसके बाद शुभम के पिताजी कहते हैं कि मैं तेरे चाचा से बात करके बताता हूं कि उनके यहाँ कोई काम है या नहीं है। जिसके बाद शुभम के पिताजी अपने भाई से बात करते हैं और जो जो हुआ था कि शुभम 12वीं कक्षा में फेल हो गया है और पढ़ाई लिखाई में इसका काम चल नहीं रहा है, ध्यान भी नहीं लग रहा है, तो क्यों ना तुम शहर में कोई काम धंधा इसे दिला दो, जिसके बाद 2 पैसे ये भी कमाना शुरू कर दे और कोई अपने हाथ का रोज़गार मिल जाए तो और सीख ले तो इससे बढ़िया क्या होगा। जिसके बाद तो शुभम का चचा था वो कहता है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, शुभम को मेरे पास भेज दो। 2-4 दिन बीतने के बाद शुभम अपने चचा के पास शहर में चला जाता है। शुभम का जो चाचा था वो गोलगप्पे बनाता था और बनाने के बाद जो शहर में जो गोलगप्पे बेचते थे उनके यहाँ सप्लाई करके आता था। शुभम को भी वो अपने साथ गोलगप्पे बनाने में लगा लेता है और उसे भी गोलगप्पे बनाना सिखाने लग जाता है। शुभम अब धीरे धीरे गोलगप्पे बनाना सीखने लग जाता है और कुछ महीने बीतने के बाद अच्छी तरह से फर्स्ट क्लास गोलगप्पे बनाकर अब तैयार करने लग गया था। जिसके बाद अब सप्लाई पर भी शुभम को उसका चचा भेज देता था। जिसके बाद वो पूरे शहर में जो गोलगप्पे की जो ठेले लगाते हैं उनके यहाँ सप्लाई करके आता था और गोलगप्पे वालों से पूछता था कि कितना कुछ कमा लेते हो 1-2 दिन का। इसके बाद एक गोलगप्पे वाला था वो बताता है कि मैं एक दिन का 2 से 2,500 रुपये कमा लेता हूँ, यानी कहा जाए तो महीने का 50-60 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए और जिसमें से 2-4 दिन की मैं छुट्टी भी कर लेता हूँ। इतना सुनने के बाद हक्का बक्का रह जाता है शुभम। जिसके बाद वो अपने चचा के घर आता है, क्योंकि जो शुभम का चचा था जो उसे कोई ज़्यादा कुछ तनख्वाह नहीं दे रहा था, मात्र 12,000 रुपये महीना दे रहा था। जिसके बाद वो अपने चाचा से बात करता है कि मैं भी एक गोलगप्पे का एक ठेला डाल लेता हूँ, उसमें अच्छी खासी कमाई भी है। जिसके बाद उसका चाचा कहता है बेटा जैसी तेरी इच्छा। जिसके बाद कुछ दिनों के बीतने के बाद वो एक ठेला तैयार करवा लेता है शुभम। ठेला तैयार करवाने के बाद वो अपने ठेले को कॉलेज के पास लगा लेता है। कॉलेज के पास लगाने के बाद कुछ दिनों तक तो उसका काम नहीं चलता, क्योंकि नया नया काम उसने जमाया था। जिसके बाद उसका काम फर्स्ट क्लास चलने लग जाता है और अच्छी तरह से वो कहा जाए तो एक टेस्टी सा पानी गोलगप्पे का तैयार करने लग जाता है। जो भी उसका गोलगप्पे खाता वो कस्टमर दोबारा उसके पास यहाँ गोलगप्पे खाने के लिए ज़रूर आता। अब शुभम की कहा जाए तो मंथली 50-60 हज़ार रुपये महीने के वो अपने गोलगप्पे के ठेले से कमाने लग गया था। इधर कमाई बढ़ी, कमाई के साथ साथ अब शुभम की ज़िंदगी में भी काफ़ी कुछ परिवर्तन होने लग गया था। वो अपने चाचा से अलग एक रूम ले लेता है और जहाँ पर वो रूम लेता है कहा जाए तो एक खोली टाइप थी, वहाँ पर काफ़ी कमरे थे किराए के लिए बनाए हुए थे। तकरीबन 12-13 कमरे किराए के लिए बनाए हुए थे। वहीं पर वो अपना नया रूम लेता है। रूम लेने के बाद जो आसपास में जो रूम के जो रहते थे उनसे शुभम की जान पहचान होती है और उनके साथ वो बोलने बैठने भी लग जाता है
और इसी बीच उसकी मुलाकात एक मुकेश नामक लड़के से होती है जो कि उसके बगल वाले रूम में रहता है, और उसी के गांव था, उसी की तरफ का मुकेश भी था। और जिसके बाद मुकेश अक्सर दारू का सेवन करता था। शुभम को भी वो अपनी चपेट में ले लेता है, और शुभम जो पैसे कमा रहा था अब वो उससे दारू भी पीने लग गया था, और मुकेश को तो फ्री की दारू पिलाने वाला मिल चुका था। कुछ महीना तक तो वो मुकेश के साथ दारू पीता है, जिसके बाद मुकेश सोचता है कि मैं इसे कोठे पर भी ले जाऊं, जिसके बाद ये मेरा खुद ही खर्चा उठाएगा, और जैसे कि मुझे दारू पिला रहा है और मेरी मौज कर रहा है वैसे वहीं भी मौज करेगा। जिसके बाद वो एक दिन दारू शुभम के साथ बैठ कर पी रहा था, तभी शुभम कहता है कि दारू से पीने से कोई काम नहीं चलता, चल आज मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। जिसके बाद मुकेश उसे लेकर कोठे पर चला जाता है। पहली बार तो पैसे मुकेश अपनी जेब से कोठे पर भरता है। भरने के बाद जो काम करने के लिए गए थे दोनों वहाँ से काम कर कर लौट कर आते हैं, और शुभम कहता है यार आज तो मज़ा आ गया, फिर कब चले यहाँ पर। जिसके बाद मुकेश कहता है कि देख भाई मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, आज जितना पैसा कमाया था वो मैंने तेरी सेवा और मेरी सेवा में लगा दिया। जिसके बाद शुभम कहता है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना, मैं करता हूँ, 2-3 दिन में फिर से आते हैं। फिर से क्या था, अब दारू के साथ साथ उसे अब ये दूसरी लत भी, लस्याओं की भी आदत पड़ गई थी। उधर जो कहा जाए तो शुभम जो पैसे घर पर भेजता था अब वो पैसे भी भेजना बंद कर देता है। तभी जो शुभम का जो पिताजी था वो उसके चाचा के पास फ़ोन करता है और पूछता है कि कैसा कुछ चल रहा है शहर में, शुभम काम धाम कर भी रहा है या नहीं। जिसके बाद उसका चाचा बताता है कि वो मेरे से कमरे पर तो नहीं रहता, मेरे से थोड़ी दूरी पर रहता है, मैं वहाँ पर जाकर पूछताछ करता हूँ फिर आपको इत्तला करता हूँ। वो वहाँ पर जाकर जो कमरे में किराएदार थे उनसे अड़ोसी पड़ोसी हुए पूछताछ करता है, तो वहाँ पर पता चलता है कि एक मुकेश नामक लड़का है जिसके साथ शुभम ज़्यादा दारू पीता है और वेश्याओं के पास भी जाता है। जिसके बाद वो सभी बातें शुभम के पिताजी को बता देता है। शुभम के पिताजी कहते हैं कि लड़के की शादी करनी होगी वरना ये बर्बाद हो जाएगा। फिर क्या था, कुछ महीने बीतने के बाद शुभम की शादी कर देते हैं। शुभम कुछ दिनों तक तो अपने गांव में अपनी पत्नी के साथ अपने माता पिता के साथ रहता है। कुछ दिन बीतने के बाद जब उसके पास पैसे ख़त्म होने लग जाते हैं तो कहता है कि मैं अपनी पत्नी को लेकर शहर जा रहा हूँ। वो अपनी पत्नी को लेकर शहर आ जाता है, और शहर आने के बाद अब वो फिर से कहा जाए तो अपने सुचारू रूप से अपनी ज़िंदगी को चलाने लग जाता है। अब वो ठेले जो गोलगप्पे बेचता था वो काम करने लग जाता है। शाम के समय अपने घर आता है। घर आने के बाद ना ही वो दारू का सेवन करता, मुकेश उससे बार बार कहता कि 2-2 पैक हो जाए, लेकिन वो उसे मना कर देता। और मुकेश उसे कहता कि वहाँ चले घूमने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी जाने के लिए मना कर देता। वो कहता कि अब तो मेरी शादी हो चुकी है, अब मुझे बाहर मुंह मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहा जाए तो शुभम की जो पत्नी थी बड़ी ही खूबसूरत थी, एक बार जो देख ले तो उस पर लट्टू हो जाए। 5-6 महीने के बाद अब बीतने के बाद शुभम था अपनी पत्नी से ऊब चुका था। जिसके बाद एक दिन जब वो वापस आता है तो मुकेश अपने रूम में शराब का सेवन कर रहा था। तभी वो मुकेश के रूम के दरवाज़ा को बजाता है। अंदर से मुकेश दरवाजे को खोलता है। मुकेश अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है, देखता है कि शुभम बाहर खड़ा है। जिसके बाद कहता है कि आजा अंदर आजा बैठ। जिसके बाद बैठता है और मुकेश
एक गिलास में शराब डालता है और खुद पीने लग जाता है। जिसके बाद शुभम कहता है कि यार मेरे लिए भी पैक बना। जिसके बाद कहता है कि तूने तो छोड़ दी। जिसके बाद वो कहता है नहीं नहीं यार बना। जिसके बाद दोनों मिलकर शराब पीते हैं। पीने के बाद शुभम कहता है कि चलो वहाँ पर चलते हैं। जिसके बाद दोनों इकट्ठा कोठे पर चले जाते हैं। जाने के बाद अपना काम करते हैं। काम करने के बाद सीधा जब घर की ओर आ रहे थे तब मुकेश के मन में एक बात खटक रही थी। जिसके बाद कहता है कि शुभम मैं तुझसे एक बात पूछूं। जिसके बाद शुभम कहता है कि पूछ। मुकेश कहता है कि यार तेरी तो शादी भी हो चुकी है, बहुत खूबसूरत बीवी है, फिर भी शराब तो तूने पी ली तो चलो वो तो चल जाएगा, अब फिर भी तू कोठे पर क्यों आ रहा। जिसके बाद कहता है कि यार मैं अपनी पत्नी से उब चुका हूँ, मुझे अब अच्छी नहीं लगती। फिर गया था दोनों बातचीत करते करते अपने घर पर आ जाते हैं, रूम पर आ जाते हैं। और ये अक्सर एक दो दिन छोड़कर वही दारू का सेवन करना और कोठे पर जाना ये चलता रहता है। उसकी पत्नी को भी अब थोड़ा थोड़ा शक होने लग जाता है। वो आस पड़ोस में जो किराए पर रह रहे थे दूसरी महिलाओं से बातचीत करती है तो अलग महिला बताती है कि जो तेरा पति है वो अक्सर मुकेश के यहाँ दारू पीता है शुभम, और दारू पीने के बाद कोठे पर जाता है और जो कमा के लाता है पैसे वो वहाँ पर खराब कराता है। जिसके बाद शाम को शुभम आता है और शुभम की जो पत्नी थी उसका नाम रिया, उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता है और लड़ाई झगड़ा इतना हो जाता है कि हाथापाई हो जाती है। शुभम रिया को थप्पड़ 2-3 लगा देता है और अब उसका दिमाग इतना ख़राब हो गया था कि वो सीधे ठेके पर जाता है, ठेके से दारू खरीद कर लाता है और दारू पीता है और ये सिलसिला उस दिन से चलने लग जाता है। अब वो अपना काम धंधा था जो रेहड़ी गोलगप्पे के लगाता है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि अब वो शराब के सेवन में डूब चुका था। आए दिनों घर पे लड़ाई झगड़ा होता। 2-3 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। रिया भी परेशान थी कि करूँ तो करूँ क्या। अब उसके घर में जो आमदनी का जो स्रोत था वो एक ही था कि शुभम कमा कर लेकर आ जाता था। अब उसने भी काम करने के लिए जाना बंद कर दिया था। तो जो रिया थी वो आस पड़ोस में पूछती कि कोई ना कोई काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। जिसके बाद जो उसी रूम पर रहने वाली अलग पड़ोस में रहने वाली एक महिला कहती है कि तो झाड़ू पोछा कर लेगी। जिसके बाद वो कहती है कि काम तो कोई भी हो करने में कोई शर्म नहीं है, मेहनत ही तो करनी है। तो वो कहती है कि सेक्टर में एक कोठी है और वहाँ पर जो एक पुरुष ही रहता है उसके यहाँ उसकी उम्र तकरीबन 50 साल है, बड़ा ही बिजनेसमैन है। उसकी पत्नी तो गुजर चुकी है और जो उसके 2 बड़े बड़े कहा जाए तो लड़के हैं वे विदेश रहते हैं। उसके यहाँ एक नौकरानी की सख्त ज़रूरत है, अच्छे खासे पैसे कमाता है और अच्छी सैलरी देगा, अगर तू कहे तो मैं बात करके देखती हूँ। जिसके बाद जो पड़ोस में रहने वाली जो महिला थी उसका नाम विमला, वो पूछताछ करती है और जिसके बाद वो रिया को कहती है कि कल सुबह सुबह चल। जिसके बाद मैं वहाँ पर तुझे वो घर दिखा दूँगी और जो मालिक है उससे भी मिलवा दूँगी। विमला और रिया मिलकर दोनों सुबह सुबह काम के लिए चले जाते हैं। इसके बाद जो सेक्टर में जो कोठी थी विमला उसकी बेल को बजाती है। अंदर से एक 50 साल का व्यक्ति दरवाजे को खोलता है और विमला उसको नमस्कार करती है और कहती है कि जो आपको काम वाली की ज़रूरत थी वही है। जो 50 साल का पुरुष था उसका नाम प्रकाश था। वो रिया को देखता है तो देखता ही रह जाता है कि इतनी खूबसूरत नौकरानी। जिसके बाद वो विमला को कहता है कि तुमने इसे बता दिया ना क्या क्या काम करना पड़ेगा, सुबह का दोपहर का और रात का तीनों टाइम का
खाना बनाना पड़ेगा। जिसके बाद विमला कहती है कि मैंने इसको बता दिया है, आप सैलरी कितनी दोगे। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे काम पसंद आया तो मैं इसकी सैलरी और बढ़ा दूंगा, वैसे मैं इसे 12,000 रुपये महीना दे दूंगा। फिर क्या था, उसी दिन से रिया उस कोठी में काम लग जाती है। और जो 50 साल का जो प्रकाश भुक्ती था, उसकी पत्नी को मरे हुए भी तकरीबन 12 साल हो चुके थे, वो भी घर में अकेला रहता था। जिसके बाद उसके भी अंदर अब कहा जाए तो कीड़ा कूदने लग गया था। रिया इतनी खूबसूरत थी देखने में, जब वो झुककर पोछा लगाती तो प्रकाश उसके शरीर को बड़े ही पैनी नज़रों से घूर घूर कर देखता। लेकिन प्रकाश की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रिया से कैसे बात करे। रिया प्रकाश के यहाँ कोठी में काम करती है। काम करने के बाद रात्रि 7 बजे 8 बजे पूरा घर का काम करके वापस आ जाती। तकरीबन 1.5 महीना बीत चुका था प्रकाश के यहाँ काम करते करते। एक दिन रिया जब काम पर गई हुई थी तो प्रकाश कहता है कि आज तुम्हें रात को यहीं ठहरना है, क्योंकि आज शाम को मेरे यहाँ मेहमान आने वाले हैं। जिसके बाद रिया कहती है कि देखो मुझे घर भी जाना होता है और मेरे घर पे जो पति है उसके लिए खाना भी बनाना होता है। प्रकाश कहता है कि तुम्हारा पति तो बड़ा ही दारूबाज है, मुझे सब कुछ मालूम है। जिसके बाद वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। तो बैग में से कुछ सोने के आभूषण खोल कर निकाल कर रिया को दिखाता है। जिसके बाद वो कहती है कि रिया कहती है देखने के बाद कि ये मेरे लिए है। जिसके बाद प्रकाश कहता है कि तुम्हारे लिए तो लेकर आया हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। जिसके बाद रिया पूछती है कि आपको क्या चाहिए। तो जो प्रकाश था वो कहता है कि मैंने काफ़ी टाइम हो चुका है, मैंने किसी की सर्विस नहीं की, अगर तुम सर्विस का मौका दो तो मैं तुम्हारी करना चाहता हूँ। तो रिया सोचती है और सोचने के बाद जो सोने के आभूषण थे उसके लोभ में वो आह भर लेती है। फिर क्या था, उसी समय प्रकाश अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए रिया की सर्विस करने लग जाता है। और रिया भी काफ़ी दिन हो चुके थे, उसकी भी इंजन की सर्विस को हुए। दोनों अपनी अपनी ज़रूरतों को और हसरतों को एक दूसरे की रजामंदी से पूरा करते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि आज शाम को मेरे 4 दोस्त आने वाले हैं, उनके लिए अच्छा सा पकवान बना दो। जिसके बाद शाम हो जाती है, चारों दोस्त आते हैं। आने के बाद वहाँ पर बैठकर शराब का सेवन करने लग जाते हैं। जो प्रकाश के दोस्त आए हुए थे वो देख कर रिया को बड़े हक्के बक्के रह गए थे और प्रकाश को हंस हंस के कह रहे थे कि यार तू तो बुढ़ापे में, तेरे कहा जाए तो बड़े मज़े हैं। इसके बाद प्रकाश कहता है कि क्या। जिसके बाद कहता है कि जवान नौकरानी है तेरे पास, हमें भी तो कुछ सेवा का मौका दिला दे। जिसके बाद प्रकाश कहता है कि दिला तो दूँगा, लेकिन कुछ इसके लिए कुछ सोने का आभूषण देना पड़ेगा, मैंने भी दिया है। जिसके बाद वो चारों दोस्त कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, हम जो कहेगा वो इसके लिए ला कर दे देंगे। जिसके बाद प्रकाश उठता है। उठने के बाद रिया को एक साइड में लेकर जाता है। जाने के बाद कहता है कि जो मेरे 3 दोस्त और आए हुए हैं इनको भी तुम्हारी सेवा का मौका चाहिए। जिसके बाद रिया कहती है कि देखो आपको मैंने सेवा का मौका दिया है तो आप तक सीमित है, और ये और दोस्त आपके आए हुए मेरी कहीं किसी को पता चलेगा तो मेरी बेइज्जती बदनामी होगी। जिसके बाद प्रकाश कहता है कि ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, जो भी काम होगा इस कोठी के अंदर ही रह जाएगा सीमित, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगी। और तुम्हारे लिए ये भी जैसे मैं सोने के आभूषण लेकर आया हूँ वैसे और लेकर आएंगे।
फिर क्या था, रिया मान जाती है। जो प्रकाश के जो चारों दोस्त थे, कोई आगे से रिया की सर्विस कर रहा था तो कोई पीछे से। तकरीबन 2-3 घंटे तक वे मौज मस्ती करते हैं। पांचों मिलकर, जो प्रकाश के दोस्त और रिया, अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अगली सुबह होती है। रिया जल्दी से सारा काम करके अपने घर लौट जाती है। उधर से जो शुभम था वो काम पर भी नहीं जा रहा था, अपनी पत्नी के टुकड़ों पे पलता था और अपनी पत्नी से मार पिटाई करता या ज़बरदस्ती जो भी पैसा कमा कर लाती उसे छीन लेता और दारू का पीता। जब रिया अपने घर पर गई हुई थी तब वो देखता है कि आज रिया कुछ बैग में कुछ लेकर आई है, जिसके बाद वो कहता है कि क्या लेकर आई है। रिया दिखाने से मना कर देती है। वो जोर जबरदस्ती से शुभम बैग को खोलकर देख लेता है, जिसके बाद कहता है कि ये इतने महंगे सोने के आभूषण तुझे किसने दिए। जिससे बाद रिया कहती है तुझे क्या लेना देना, तुझे तो दारू पीनी है, ले पैसे और जा। जिसके बाद वो दारू के पैसे लेता है। लेने के बाद दारू पीने के लिए चला जाता है। दारू पीकर उसके दिमाग में तो फिर से वही बात आ जाती है कि इतने महंगे आभूषण रिया के पास आए तो आए कैसे। जिसके बाद वो अपने घर आता है। घर आने के बाद रिया से वही सवाल जवाब पूछता है और फिर क्या था, दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और रिया पास में रखा हुआ कुछ ऐसा डंडा उठाती है और सीधे शुभम के सर पर वार कर देती है और मौके पर ही शुभम का काम तमाम हो जाता है। जिसके बाद वो घबराई और सहमी हुई पुलिस थाने जाती है और जाने के बाद जो उसने किया है वो जुर्म, जो पति ने उसके ऊपर अत्याचार किए थे वो सभी पुलिस वालों को बता देती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है और आपने क्या सीखा उसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।